अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 84। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। 1 घंटे के अंदर सब अपना ज़रूरी सामान पैक कर लें। ख़ास तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए जिससे हमारी शनाख्त ज़ाहिर हो सके। ठीक 1 घंटे बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाने से हाथ खींचने वाला शख्स वकास था। कुछ देर कबल ही इसकी पाकिस्तान में लाला ईसा से तफसीली बात हुई थी और इसकी तरफ से दी गई हदायत के मुताबिक ही वो अब इन लोगों से मुखातिब था। खैरियत, कोई मसला है क्या? कोई ख़तरे की बात? खावर साहिब जब माहौल में पहले ही कुछ तनाव सा महसूस कर रहे थे, इसके हदाया सुनकर जर्द पड़ गए और तफक्कुर से पूछने लगे, ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं अंकल, बस एक एहतियाती तदबीर समझने। इसने अपनी मुस्कुराहट से इनकी परेशानी कम करने की कोशिश की, लेकिन खावर अहमद से इसकी मुस्कुराहट का फीकापन छुप ना सका। कैसी एहतियाती तदबीर और किस लिए? तुमने कोई ख़तरा देखा होगा तभी ऐसा कह रहे हो, वो भी इतनी हंगामी बुनियादों पर। वो बच्चे नहीं थे कि इसके बहलाने से बहल जाते। आप टेंस नहीं हो अब्बू, इत्मीनान से अपना खाना ख़त्म करें, फिर हम चलकर अपना सामान पैक करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वकास ये सब क्यों कह रहा है। इन्हें तसल्ली देने की कोशिश करते हुए साद की नज़रें बेसाख्ता ही एलिना पर जा टिकी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी ज़रा सी गलती ने सबको मुश्किल में डाल दिया। वो जो पहले ही खाने से ज़्यादा चम्मच से चावलों को उलट पलट करने में मसरूफ़ थी, प्लेट एक तरफ खिसकाकर शर्मसारी से रोने लगी। प्लीज़ एलिना, इस तरह रो मत, जो होना था हो गया, आगे के हालात मैं संभाल लूँगा। वकास इसका रोना कैसे देखा जाता, फ़ौरन इसके शाने पर हाथ रख इसे तसल्ली देने लगा। कोई मुझे भी तो बताए कि आखिर माजरा क्या है। खाबिर साहब की परेशानी गुस्से में ढली और वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोले, आप मेरे साथ चले, मैं बताता हूँ। साथ ने इनका हाथ थामकर इन्हें इनकी जगह से उठाया। खाना खाने का अब वैसे भी सवाल ही पैदा नहीं होता था। और तुम? वो जाते जाते एलिना की तरफ रुक करके सख्ती से बोला, ये रोना धोना बंद करो और जाकर वो करो जो वकास ने तुमसे कहा है। जी अच्छा। वो फुर्ती से आंसू साफ करके खड़ी हो गई। एक तो शिद्दत से अपनी गलती का एहसास था, दूसरे भाइयों में से कोई भी कभी इससे इस लबो लहजे में बात नहीं करता था, इसलिए साद के इस अंदाज ने तीर की तरह सीधा कर दिया था। साला मेरी बीवी से अक्खड़पन से बात करता है, देखना मौका मिलते ही दिमाग दुरुस्त कर दूंगा इस साले का। डाइनिंग टेबल पर मौजूद बर्तन समेटने में एलिना की मदद करते हुए वकास ने मसनूई गुस्से से कहा तो इसकी त्योरी पर फौरन ही बल पड़ गए और चमक कर बोली, मेरे भाई को गाली क्यों दी? गाली कहाँ दी? अब साले को साला ही बोलूँगा ना। इसने सहमने की अदाकारी की, लेकिन इस अदाकारी के साथ साथ इसके हाथ भी फुर्ती से चल रहे थे। साला कहना ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें बरादर निस्बती भी कह सकते हैं। वो कमर पर हाथ रखे फुल लड़ाई के मूड में आ चुकी थी। थोड़ा मुश्किल है पर तुम्हारी खातिर कोशिश करके देखूंगा। इसने फ़ौरन ताबेदारी का मुजाहरा किया और बर्तनों से भरी ट्रे समेट कर किचन की तरफ बढ़ा। पर एक बात है यार, जो मज़ा साला बोलने में है वो किसी और लफ्ज़ में नहीं आता। दिल में एक ठंड सी पड़ जाती है बीवी के भाई को साला कहकर पुकारने से। बर्तनों को डिश वॉशर में डालते हुए वो अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार करना नहीं भूला था। पलट कर इसे देखा तो तीखे चतवन देखकर फ़ौरन कानों को हाथ लगा दिए। बड़ी ड्रामा चीज़ मेरे पल्ले पड़ गई। वो एकदम ही हंसकर बोली तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। इसका मूड बेहतर करने की कोशिश में कामयाब होकर वो खुद भी हल्का फुल्का हो गया था। लाख इसकी गलती थी, फिर भी उसे उदास नहीं देख सकता था। इसने इसे खुशी और सुकून देने के वादे के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, फिर वो इसकी आंखों में आंसू कैसे देखता। दिए गए टाइम में 1 मिनट का भी इजाफा नहीं होगा, इसलिए खबरदार जो अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देने के लिए लेट होने की कोशिश की। मैं ये सोचे बगैर कि तुम मेरी इकलौती बेगम हो, तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा। किचन एरिया से बाहर निकलकर अपने ज़रिए इस्तेमाल कमरे की तरफ जाते हुए स्नेहल के पुल के अंदाज में याद दहानी करवाई तो एलिना के हाथ फुर्ती से चलने लगे। जब वो कमरे में आई तो देखा वकास अपनी टी शर्ट के नीचे को हथियार लगा रहा था। इसकी रंगत फक हो गई। सिर्फ एहतियातन रखी है, इंशाल्लाह इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। इसकी कैफियत को महसूस करके वकास ने तसल्ली दी तो वो यूं ही सर हिलाकर बाकी की पैकिंग में मसरूफ़ हो गई। घरेलू इस्तेमाल के साजो सामान में से बेशक कुछ साथ नहीं ले जाना था, लेकिन इधर उधर बिखरे ज़ाती इस्तेमाल की अशिया को मुकम्मल तौर पर समेटना भी कोई इतना आसान काम नहीं था। बहरहाल किसी न किसी तौर पर यह काम मुकम्मल हो गया और वो सब भारी दिल से वकास की मंगवाई कैब में सवार होकर वहाँ से रवाना हुए। कैब जब तक इसी इलाके में रही वकास बेहद चौकन्ना रहा। इसकी आंखें तेज़ी से हल्कों में गर्दिश करती अतराफ़ का जायज़ा लेती रही। खुसूसन अपने अक़ब की तरफ से वो बेहद होशियार था। काफ़ी आगे जाने के बाद जब इसे हर तरह से इत्मीनान हो गया तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। इसे रिलैक्स होते देखकर बाकी सबके तनाव में भी कदरे कमी आई, लेकिन वकास के बजते फ़ोन ने फिर सबको चौंका दिया।
جی सब ठीक है, ہم راستے میں ہیں. وہ کالر کو مخاطب کیے بغیر بہت محتاط الفاظ میں بات کر رہا تھا, لیکن وہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ آنے والی کال لالا عیسیٰ کی ہے. وہ دور بیٹھا ان لوگوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا. اس موقع پر علینا نے خاص طور پر شرمندگی محسوس کی. اس کی ذرا سی جذباتی نے یہاں سے وہاں تک سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. ڈونٹ وری, میں خیال رکھوں گا. وہ نہایت سنجیدگی سے دوسرے موجود شخص کو جواب دے رہا تھا, ایسے جواب جن سے کسی انجان شخص کے لیے کوئی نتیجہ اخذ کرنا آسان نہیں تھا. نہیں, میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اگر آپ کو شک ہے تو خود بات کر کے تصدیق کر لیں. بات کرتے کرتے سے یکدم ہی موبائل علینا کو پکڑا دیا. یہ لو بات کرو, مگر ذرا احتیاط سے, خیال رکھنا. سرگوشی میں ہدایت کرتے اس نے آنکھوں سے کیب ڈرائیو کی طرف اشارہ کیا. ہیلو, السلام علیکم. وہ لالا عیسیٰ سے بات کرنے کے خیال سے خوفزدہ تھی, لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی تھی, اس لیے بڑی مشکل سے پھنسی پھنسی آواز ہی حلق سے برآمد ہو سکی. وعلیکم السلام, جیتی رہو بیٹیا. کیا بات ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مجھے تم آواز سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو. دوسری طرف سے لالا عیسیٰ نے اتنے پرشفقت لہجے میں پوچھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آنسوں کو نگلتے ہوئے اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں لالا عیسیٰ کو تسلی دینے کی کوشش کی. اس ناکام کوشش پر وقاص نے بے ساختہ ہی اپنے سر پر ہاتھ مارا. کیا بات ہے, تم رو رہی ہو؟ مطلب ہے کہ اس گدھے نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ لالا اس کی بھرائی آواز سن کر فوراً جلال میں آ گیا. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. جلدی دے تیلی سے آنسو پوچھ تو جلدی سے بولی. پھر رونا کیوں آ رہا ہے؟ لالا نے تفتیش کی. بس ایسے ہی, میری وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی نا, اس لیے. اس نے اعتراف جرم کرنے والے لہجے میں وضاحت دینے کی کوشش کی. جو ہوا اسے بھول جانے کا ہے, غلطیاں سدھارنے کو وہ گھونچو ساتھ بھیجا ہے نا, وہ دیکھ لے گا سب. لالا نے وکی کو ایک اور نئے خطاب سے نوازا, جسے سن کر اس کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی. اب میں فون بند کرتا ہوں. تم نے اب پریشان بالکل نہیں ہونا, بس ویسے ہی کرتے نا جیسے وکی بولے. لالا اسے اس کی کوئی بھی غلطی جتائے بغیر نہایت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا. جی بالکل, اس نے جواباً فرما برداری کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے, پھر میں فون رکھتا ہوں. ابھی تم لوگ سفر میں ہو, کسی ڈھنگ کے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ, پھر کسی تسلی سے بات کرتے ہیں. جی بہتر, اللہ حافظ, اس نے احترام سے جواب دیا. لالا سے بات کر کے اس سے اپنے دل کا بوجھ خاصا کم محسوس ہو رہا تھا. یہاں روک دو. علینا کا بڑھایا ہوا موبائل اس نے لے کر جیب میں رکھتے ہوئے وقاص نے کیب ڈرائیور کو حکم دیا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ کیبن نے سامان سمیت اتار کر آگے بڑھ گئی تو علینا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا. وہ جس جگہ اترے تھے وہ ایک مصروف شارع تھی, جہاں ایک بڑا شاپنگ مال, سینما اور چند فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ تو دکھائی دے رہے تھے, لیکن کسی ہوٹل یا رہائشی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا جس پر اسے اپنی منزل کا گمان ہوتا. فی الحال تو سڑکوں پر پیدل مارچ کرنے کا پروگرام ہے. سنا ہے پیدل چلنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. غیر سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے خبر صاحب کی طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا. سوری انکل, آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی, لیکن آگے کی پریشانی سے محفوظ رہنے کے تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی. سوری کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو بیٹا. شرمندہ تو میں تم سے ہوں کہ میری بیٹی کی حماقت نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا. خاور احمد کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی. حقیقتاً علینا کا اس سے نکاح کرتے ان کے دل میں جتنے خدشات تھے وہ ان چند دنوں کے ساتھ میں مٹ گئے تھے, اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی تلاش کرتے تو اپنی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ مخلص اور محبت کرنے والا جیون ساتھی تلاش نہیں کر سکتے تھے. یہ ڈھول تو میں نے اپنی خوشی سے اپنے گلے میں ڈالا ہے انکل, اس سے تو مجھے ساری زندگی بجاتے ہی رہنا ہے. اس کے چہرے پر مظلومیت اور لہجے میں شرارت تھی, جسے محسوس کر کے خاور احمد اور سعد مسکرا دیے, جبکہ علینا نے چپکے سے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ لی. اس نے اتنے زور سے سسکاری لی کہ دونوں باپ بیٹا چونک گئے. کیا ہوا وقاص؟ سعد نے فکر مندی سے پوچھا. لگتا ہے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے. اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بھی دردناک بنا لیے. شہد کی مکھی یہاں اور اس وقت؟ سعد نے جگہ جگہ روشنیوں میں نہائی اس سڑک کو حیرت سے دیکھا. تم ایک شادی شدہ آدمی کا دکھ نہیں سمجھ سکتے بھائی. شادی کر کے اصل میں آدمی خطرناک چھتے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس چھتے میں سے کب اور کہاں سے کوئی مکھی نکل کر اسے ڈنک مار دے. اس کی زبان جتنے فراٹے سے چل رہی تھی, آنکھیں اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی. اس جائزے سے اچھا خاصا مطمئن ہو گیا تھا کہ آس پاس سے گزرتے اجنبی چہروں میں سے کوئی چہرہ ایسا نہیں جس پر موجود آنکھیں بطور خاص ان کی نگرانی کر رہی ہوں. جب پیدل مارچ کا پروگرام ہے تو یہ کھڑے کھڑے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب چلے. علینا جو پہلے اس ڈرامے پر تھوڑی سی گھبرا گئی تھی, خاور احمد اور سعد کے چہروں پر پھیلنے والی مسکراہٹ پر جذبیز ہوتے ہوئے بولی اور خود ہی اپنے قدم آگے بڑھا دیے. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر, تمہارے بھی نہ ہم بھلا کیا جئیں گے. اس نے شرارتی لہجے میں پیچھے سے تان لگائی, پھر بھاری بیگ گھسیٹتا اس کے پیچھے لپکا. ایسا ہی ایک بیگ سعد کے پاس بھی موجود تھا. خاور احمد نے ایک ہلکا پھلکا بیگ اپنے شانے سے لٹکا رکھا تھا, جبکہ علینا بی بی کے نازک شانوں پر محض اپنے خوبصورت سے شولڈر بیگ کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی. بائیں طرف مڑ جاؤ,
जब वो लोग शॉपिंग सेंटर के आखिरी कोने पर पहुंचे तो वकास ने अलीना को हदायत दी। इसने भी शराफत से अमल किया। शॉपिंग सेंटर की बगली गली से निकलकर वो लोग दूसरी तरफ मौजूद मसरूफ सड़क पर निकल आए। यहाँ से एक दूसरी कैब लेकर वकास ने एक मशहूर जगह का नाम दिया। इस जगह पहुंचने के बाद तीसरी कैब ली गई। अब समझ गए थे कि वो अपने ताकुब की तरफ से मुतमिन होने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए खामोशी से इसका साथ दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके वो एक मुजाफाती रहायशी इलाके में पहुंचे। यहाँ कैब को पीछे छोड़कर फिर पैदल मार्च का सिलसिला शुरू हुआ। चलते वकास गाहे बगाहे मकानात पर लगी नामो पते की तख्तियाँ देखता जा रहा था। आखिरकार वो एक ऐसे दरवाजे के सामने रुक गया जिस पर मिस सैंडी के नाम की तख्ती लगी थी। बैल देने पर एक दिनों खातून ने दरवाज़ा खोला। इसके लिबास और बालों को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि अभी वो सोने के लिए लेटी थी। मिस सैंडी, वकास ने इस वाले लहजे में से मुखातिब किया। मैं विक्की। जवाब इस बात में पाकर से अपना तारुफ करवाना चाहा, लेकिन मिस सैंडी ने इसकी बात काट दी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्ही लोगों का इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू। वो तीनों बारी बारी सामान समेत घर के अंदर दाखिल हो गए। मुख्तसिर अहाते में बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी में क्यारियों और गमलों में लगाए गए पौधे सबसे ज़्यादा नुमायां हो रहे थे। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 2 बेडरूम रेडी कर दिए हैं। एक में तुम मियाँ बीवी और दूसरे में ये दोनों रह सकते हैं। इन्हें अपनी रहनुमाई में मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते मिस सैंडी ने मुतल्ला किया। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको रात पक की जहमत करना पड़ी। वकास ने अखलाकियत का मुजाहरा करने की कोशिश की। जहमत कैसी? मैं तुम्हें जो भी फैसिलिटी दूंगी इसके बदले मुझे पे किया जाएगा। मिस सैंडी ने स्पार्ट से लहजे में इसे जवाब दिया, फिर पूछने लगी, क्या तुम लोग भूखे हो? मैं इस टाइम खाना तो नहीं, लेकिन काफ़ी और सैंडविचेस प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज़ ज़रूर। वो लोग जल्दी में रात का खाना ठीक से नहीं खा पाए थे और अच्छी खासी देर से ख्वार होते फिर रहे थे, इसलिए वकास ने इस पेशकश से इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, 15 मिनट में सब रेडी हो जाएगा। इन्हें कमरों के सामने पहुंचाकर वो मुस्तैदी से बोली और तेज़ कदमों से चलती वहाँ से हट गई। उम्र से कतई नज़र वो एक स्मार्ट और फुर्तली औरत दिखाई देती थी। घर की तरतीब और सफाई से भी इसकी खुशज़ौक़ी और चुस्ती का इज़हार होता था। अलगर्ज़ वो अपनी हमउम्र पाकिस्तानी ख़वातीन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ थी। पाकिस्तानी ख़वातीन अमूमन इस उम्र में भद्दी और सुस्त हो जाती हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफियत ये होती है कि तख्त पर बैठे बैठे कभी सब्ज़ी तरकारी काट पीट कर दे दी या रोते बिसोरते पोते या पोते को गोद में लिटाकर थपक थपक कर सुला दिया। मौका मिल जाने पर किसी आए गए के सामने बहू या किसी पड़ोसन की गिबतें करना इजाफी मशगला था और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें ली जाती थी। लेकिन मिस सैंडी को देखते एहसास हो रहा था कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होगी। ये एक और मुसीबत है, घर वालों से हटकर कोई मिले तो इसकी गिटपिट समझने में दिमाग खपाते रहो और जब तक जवाब सूझे वो जा भी चुका हो। कमरे के अंदर पहुंचकर अलीना अपना शोल्डर बैग बिस्तर पर फेंककर खुद भी यूँ बिस्तर पर दराज होगी जैसे सामान का बड़ा सा बैग इसे ही ढोकर लाना पड़ा हो। अभी आदी नहीं हुई हो, रहते रहते आदी हो जाओगी तो इतनी रवा हो जाओगी कि पाकिस्तान जाना हुआ तो फिर उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आएगी। ट्रॉली बैग को एक दीवार के साथ खड़ा करते हुए वकास ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया, मुझे नहीं होना आदी बादी। मैं तो रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जल्द अज जल्द सारे मसले ख़त्म हों और हम वापस पाकिस्तान जा सकें। इसने अपने दिल की ख्वाहिश बयान की, फिर खोए खोए लहजे में बोली, कितने प्यारे दिन थे वो जब हम सब घर वाले साथ होते थे। मैं अम्मी की चाहत से बनाए गए खाने सौ नखरे करके खाती थी। ज़िंदगी में अगर कोई टेंशन थी तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। काश किसी तरह वो प्यारे दिन लौट आए। अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर ज़िंदगी का खूबसूरत वक्त देखोगी अलीना। हम एक प्यारा सा घर बनाएंगे जहाँ हमारे बहुत से प्यारे बच्चे होंगे और तुम इन बच्चों को संभालने में इतने हलकान हो जाओगी कि तुम्हें मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसे उदास महसूस करके वो इसके करीब आया और इसका हाथ थामकर नरमी से बोलना शुरू किया, लेकिन बोलते बोलते ही एकदम पटरी से उतर गया। क्या कहा? बहुत सारे बच्चे? कोई बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे। वो सुनकर बिदक गई। इसे अपना हाथ छुड़ाते हुए तेजी से बोली, अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं 1-2 से भी काम चला लूँगा। इसने फ़ौरन फर्माबरदार शोहर होने का मुजाहरा किया। बहुत ही फजूल बोलते हो, जाए जाकर उल्ले दुरुस्त करें। मुझे यकीन है कि फुर्तली माई 15 मिनट में काफ़ी और सैंडविचेस देखकर हमारे सर पर सवार होगी। शर्म से अलीना सुर्ख हुई और खजालत मिटाने के लिए सिरबट कर बोली, माई, उफ माई गॉड, तुमने मिस सैंडी को माई का लक़ब दे दिया। वकास ने इसकी सारी बात में से माई का लफ्ज़ पकड़ लिया और बेसाख्ता हंसता चला गया। कई घंटों की टेंशन के बाद यूँ हंसना नसीब हो जाना भी एक नेमत थी। अलीना भी धीरे से मुस्कुरा दी। इसके मुस्कुराने पर दिल में इत्मीनान महसूस करता वकास अटैच्ड बात की तरफ बढ़ गया। मिस सैंडी ने हस्ब तवक्को ठीक 15 मिनट बाद ही इन्हें काफ़ी सैंडविचेस मुहैया कर दिए थे। इन लोगों ने साथ बैठकर इनसे इंसाफ किया। हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही, लेकिन किसी ने भी हालिया सूरत हाल को मौजू गुफ्तगू न बनाया। अलबत्ता वकास गाहे बगाहे सेल फोन को देखते और मैसेजेस टाइप करने से अंदाज़ा हो रहा था
कि कुछ ना कुछ तो है जो चल रहा है। सवाल करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। खाने पीने से फारिग होकर वो अपने कमरों में आ गए। इनकी मेज़बान मिस सैंडी पहले ही इन्हें गुड नाइट कहकर सोने के लिए जा चुकी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी गलती की वजह से लाला का वो मकान दुश्मनों की नज़र में आ गया और अब वो शायद कभी इस मकान को इस्तेमाल न कर सके। कमरे में आकर सोने के लिए लेटते हुए एलिना ने एक बार फिर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। खामखा इस बात को अपने सर पर सवार मत करो, हमने सिर्फ एहतियातन वो जगह छोड़ी है। ज़रूरी नहीं कि सचमुच तुम्हारी कार ट्रेस हो गई हो और कोई वह हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा हो। वकास ने सिर्फ शफी दी। आप बहुत अच्छे हैं। तकिए पर सर रखते इसने नहायत सादगी से एतराफ़ किया। ये इतनी प्यारी बातें आप जनाब में लपेट कर करते हो तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारा शोहर नहीं बुजुर्ग हूँ। इसने शरीर से मुस्कुराहट के साथ इसे छेड़ा। अम्मी कहती थी शोहर का हमेशा एहतराम करना चाहिए। वो खुद अब्बू से बहुत एहतराम से बात करती थी। इसने इसी सादगी से जवाब दिया तो वकास ने बेहद मोहब्बत से देखकर बोला, तुम बहुत सादा और खालिश हो लीना। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली। हाँ ये तो है, इतनी प्यारी लड़की आपको भला और कहाँ से मिलती। इस बार वो शरीर डूबे हंसते हुए इसके बाजू पर सर रख दिया। वकास मोहब्बत से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। थोड़ी देर में से लगा कि वो सो गई है। खुद इसे भी ऊँग आ गई, लेकिन मोबाइल पर होने वाली बीप ने आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो जल्दी से मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। स्क्रीन को अंगूठे से छूते ही इसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। स्क्रीन पर एक घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते 4 स्याहपोश साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही घर था जिसको वो भी चंद घंटों कबल ही छोड़कर आए थे। स्याहपोश साए अंदर दाखिल होकर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए और अब स्क्रीन पर 4 मुख्तलिफ हिस्सों में मुनकसिम होकर हर एक की हरकत दिखा रही थी। वो चारों पूरे घर की तलाशी ले रहे थे। तलाशी लेने के साथ साथ वो मुख्तलिफ मुकामात पर पाउडर छिड़कर फिंगरप्रिंट उठाने का काम भी कर रहे थे। इनके अंदाज से जाहिर था कि वो घर में किसी भी फर्द के मौजूद न होने से अच्छी तरह बाखबर थे, इसलिए बेफिक्री से अपना काम कर रहे थे। इनकी बेफिक्री का यह आलम था कि उन्होंने वहाँ किसी खुफिया कैमरे को तलाश करने की भी जहमत नहीं की थी। शायद चेहरों पर मास्क की मौजूदगी की वजह से इन्हें अपनी शनाख्त का कोई अंदेशा नहीं था। इनकी मुहारत, फुर्ती और एतमाद से इनके तबीयत याफ्ता होने का अंदाज़ा हो रहा था। आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम निपटाया और डाइनिंग एरिया में जमा हो गए। वह उन्होंने आपस में मुख्तलिफ मुज़ाकरात किए। वीडियो में सिर्फ इनकी हरकत और सकना दिखाई दे रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वो नहीं जान सका कि उन्होंने आपस में क्या गुफ्तगू की है। जानने का अलबत्ता ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। इसके देखते देखते इन चारों में से एक शख्स अलग होकर किचन एरिया की तरफ गया। अब वहाँ नस्ब कैमरा इस शख्स की हरकत दिखा रहा था। किचन में पहुंचकर इसने चूल्हे के दोनों बर्नर फुल खोल दिए और तेज़ी से डाइनिंग एरिया की तरफ वापस आया। इसे आता देखकर बाकी 3 में से एक ने अपनी जेब में से लाइटर बरामद किया और खाने की मेज़ पर रखे शमादान में मौजूद 3 अदद मोमबत्तियों को रोशन कर दिया। ओह माय गॉड, इनका मकसद जानकर इसके मुंह से इस तरह तौर पर निकला, लेकिन अमलन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से तमाशा देखता रहा। मोमबत्तियाँ रोशन करने के बाद वो चारों फुर्ती से वहाँ से बाहर निकल गए और स्क्रीन पर महज 3 जलती मोमबत्तियाँ बाकी रह गई थी। आखिर वही हुआ जिसका होना तय पा चुका था। बंद घर में फैलती गैस ने जल्द मोमबत्ती के नन्हे शोलों तक रसाई हासिल कर ली और अब नन्हे शोले भड़कते अलाव में तब्दील हो चुके थे। इस अलाव को दिखाने के बाद वीडियो ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो यूं साकित सा होकर स्क्रीन को देख रहा था जैसे कि मौजा वकूपज़ीर हो जाए। इसका ये सुकून सिसकियों की आवाज़ ने तोड़ा। क्या हुआ नीना, क्यों रो रही हो? इसने चौंकर इसकी जानिब देखा। वो हनूज इसके बाजू पर सर रखे लेटी थी और यकटक स्क्रीन को देखते हुए रोए जा रही थी। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी गलती ने लाला के ख्वाब को जलाकर राख का ढेर बना दिया। इसके अल्फाज से जाहिर था कि इसने भी इसके साथ साथ वो वीडियो देखी है। तुम सोई नहीं थी? इसने हैरत से पूछा। आप जिस कदर बेचैन दिखाई दे रहे थे, मुझे नींद आ सकती थी क्या? अच्छा परेशान ना हो, जो होना था हो गया। अगरचे सदमा इसे भी पहुंचा था, लेकिन इसे खुद से लिपटाकर तसल्ली देने लगा। लाला रिटायरमेंट के बाद इस घर में आकर रहने का ख्वाब देखते थे, लेकिन अब तो एक घर नहीं रहा। इसकी सिसके थमने का नाम नहीं ले रही थी। लाला को कोई कमी थोड़ी है, वो दूसरा घर बना लेंगे, बल्कि हो सकता है दुनिया के किसी और हिस्से में अब भी कोई ऐसा दूसरा घर मौजूद हो। वो इसे बहलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये वीडियो आपको किसने भेजी? वो थोड़ा सा संभली तो इसने दरियाफ्त किया। लाला ही का आदमी है। लाला के घर के सिक्योरिटी कैमरेज इसके कंप्यूटर से कनेक्ट थे। इसने थके थके लहजे में बताया। मतलब इसे पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर भी इसने घर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और हमें वीडियो भेज दी। वो हैरत तो इश्तियाल की मिलीजुली कैफियत में बोली। लाला की तरफ से मुदाखलत न करने का हुक्म था। मुदाखलत करनी होती तो इसी वक्त कर दी जाती, जब ये लोग स्टेट एजेंसी से हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यानी आप लोगों को सब पता था? वो मज़ीद हैरान हुई। जवाब में से महज इस बात में सर हिलाया।
پھر تو انہوں نے وہاں سے ہمارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہوگا۔ وہ گھبرائی، معلوم کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سافٹ اور ہارڈ دونوں طرح کا ریکارڈ مٹا دیا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ انہیں ایجنٹ نے ہمارے نام اور حلیے بتائے ہوں گے جو پہلے ہی نقلی تھے، اس لیے ان کی مدد سے کوئی ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس الینا کے ہر سوال کا جواب تھا۔ وہ لوگ گھر کی تلاشی کو لے رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں پیر کھڑے کر کے گھٹوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے اپنا بایاں رخسار گھٹوں پر ٹکا دیا۔ تصدیق کے لیے اس گھر میں کون ٹھہرا ہوا تھا، لیکن بے فکر رہو، انشاءاللہ انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملا ہوگا۔ ہمارے وہاں سے نکلتے ایجنٹ نے گھر کی مکمل صفائی کروا ڈالی تھی۔ وہ کیوں؟ اسے حکم ملا تھا کہ مہمان رخصت ہو گئے ہیں، گھر کو مکمل کلین کر دیا جائے۔ یعنی یہ آپ لوگوں ہی کا کام ہے؟ آپ لوگوں کو پہلے سے خطرہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس لیے سارے انتظامات پورے تھے۔ ہم جس دنیا کے لوگ ہیں ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے انتظامات ادھورے رہ جائیں تو ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ نہایت رسان سے دیے گئے اس جواب پر وہ اس کی صورت تکتی رہ گئی۔ پریشان مت ہو، میں لالا کے دیے ہوئے قول پر قائم ہوں، اور اب میرا جرائم سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن باتوں میں سمجھانا پڑے گی کہ موجودہ حالات میں صرف یہی لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ اور لالا سے تو اچھے برے ہر طرح کے حالات میں تعلق رہنا ہے۔ وہ میرے باپ بے شک نہیں ہے، لیکن بالکل باپ جیسا ہے۔ وہ میرے بھی محسن ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان سے ترک تعلق پر مجبور کروں۔ اس نے آہستہ سے جواب دے بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نیند تو اب آنا نہیں تھی، اس لیے بہتر تاکہ وضو کر کے کچھ دیر عبادت ہی کر لی جائے۔ کبھی کبھی پچھلے پیر کی عبادتیں وہ کمال کر جاتی ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر پاتی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔